बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फिजा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी, सबसे पहले तो लाहौरियों को मुबारकबाद हो, फिजा खुशगवार हो गई है। बारिश के बाद अब्र रहमत बरसा है, लेकिन इस अब्र रहमत के बाद बहुत से लोगों के लिए ये बारिश रहमत भी बन गई है, क्योंकि कीमतों का तूफान एक बार फिर से आ गया है। सब्जियों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है महंगाई, जिसका सबसे ज्यादा इस चैलेंज का सामना है हुकूमत को। दूसरी जानिब कोरोना की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो रोज ब रोज मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। एनसीओसी ने जो नए एसओपीज जारी किए हैं उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो उन एसओपीज के मुताबिक पहले जो आउटडोर में शादियां होनी थी और ये कहा गया था कि शादी हॉल्स में शादियां नहीं होंगी, उसमें भी मेहमानों की तादाद 500 से कम करके 300 तक कर दी गई है। खाना जो है डिस्पोजेबल बॉक्सेस में दिया जाएगा मेहमानों को। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस को बंद नहीं किया जाएगा। जो वजीर तालीम है उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कहा है कि स्कूल और कॉलेजेस को बंद नहीं किया जाएगा, तालीमी सरगर्मियां जारी रखी जाएगी। अलबत्ता छुट्टियों का जो है उसको मजीद बढ़ा दिया जाएगा, दौरानिया। इसके अलावा आज भी केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं लाहौर में, क्योंकि अवाम एहतियात नहीं कर रही है कोरोना से बचने के लिए। ना तो अवाम में एहतियात करी है, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी जो इकदाम किए जा रहे हैं कोई खातिर ख्वाह नहीं है, क्योंकि पहले स्मार्ट लॉकडाउन लगा, एकदम से हमने काबू पा लिया कोरोना पर। लेकिन आज भी अगर सूरत हाल को देखें तो सेकंड वेव जिसको इतना सीरियस नहीं लिया गया, ना तो हुकूमत की जानिब से और ना ही इस अवाम की जानिब से, तो अब दोबारा से कोरोना जो है वो पंजे अपने गाड़ रहा है। इन्हीं सारे मौजूआत पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा नज़ीर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ ही देर में हमें वो लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। पहले कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। मुझे ये बताइएगा, खातर ख्वाह इकदाम पहले किए गए थे, नो डाउट हुकूमत की जानिब से ये बात मानने में आती है कि पहले कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत सीरियस नजर आती थी, लेकिन अब हुकूमत उतनी सीरियस नजर नहीं आती। कोरोना को सेकंड लेयर को इतना सीरियस नहीं ले रही वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें याद किया। दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा बयानबाजी बहुत ज़्यादा है हुकूमती इदारों की तरफ से। हुकूमती जो हैं नुमाइंदगान, जो हुकूमती सरबराह हैं, मगर ऑन ग्राउंड जो है ना जी वो कुछ भी अभी तक नज़र नहीं आ रहा। मसलन पिछले 3-4 दिन में पहले दिन कुछ 4 दिन पहले एक अनाउंसमेंट हुई कि जी 1000 लोग जो हैं वो शादियों पर होंगे और ओपन एयर शादी होगी। उसके बाद अनाउंसमेंट होगी जी 500 हो गए, आज हो गए 300 होंगे। अब इन्होंने इतना बड़ा सेंटर बनाया हुआ है इस्लामाबाद पिंडी में, वहाँ पर पूरे मुल्क की फीडबैक आती है। तो क्या वजह है कि गवर्नमेंट जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी आवाम की रिलीफ के लिए प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं करती? आपको ये पता है ये शादियों का सीजन है और लाखों लोगों का रोजगार जो है वो इससे मुंसलिक है। अब वो कंफ्यूजन का शिकार हैं, या तो 1100 हूँ या 500 हूँ 300। आज मैंने सुना प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की और उन्होंने कहा जी 300 होंगे। भाई इसका कोई नोटिफिकेशन निकाल दें, कोई डिप्टी कमिश्नर्स को ऑर्डर्स कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन तो जो अल्टीमेटली है वो डिप्टी कमिश्नर ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। उसके साथ अब आप कोरोना पे आ जाएं। अभी आपने खुद ही फरमाया कि ये कहा है कि जी स्कूलों में छुट्टियां नहीं होंगी, तो जब हमारे फूल ही जो है वो खुदा ना खास्ता मुरझाने लग जाएंगे तो हमें शादियों की क्यों फिक्र पड़ी हुई है? हम उन बच्चों का तो सोचें ना कि उनके लिए क्या करना है। अगर वो स्कूलों में जाएंगे तो जब उनको ऑफ पीरियड्स होते हैं वो खेलते हैं, इधर उधर भागते हैं, जब पेरेंट्स उनको सुबह सुबह छोड़ने जाते हैं वो इकट्ठे आते हैं, स्कूल की चारदीवारी में दाखिल होते हैं, और उनकी तरफ उनके लिए कोई अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑर्डर आया। अगर आया होता तो अभी आप फरमा देती। तो इसलिए कोरोना जो है, दूसरी तरफ आप देख लें, ये कहते हैं जी स्मार्ट लॉकडाउन। आप देखें ना, तालीम भी तो जरूरी है। हाँ, तालीम तो जरूरी है, मगर कोई फैसला कर लेना। तालीम में तो वो तो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, डेस्क या बेंच दूर दूर रख दें, उनको मास्क जो है वो पहनाएं, सैनिटाइजर हूँ, इस तरह की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आनी चाहिए। अच्छा, अब आप दूसरा देख लें, कल परसों डॉक्टर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हुई थी कि जी हमें वो जो किट्स वगैरह हैं वो फिर नहीं है, हॉस्पिटल में कोई इंतज़ाम नहीं है, डेंटिस्ट जो हैं वो भी शॉप्स खोल कर बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल में पहले बाकायदा एक चेक लग गया था कि जो भी कोरोना का पेशेंट जो था, जब वो अल्लाह को प्यारा हो जाता था तो थोड़े दिन इन्होंने हॉस्पिटल से डायरेक्ट डेड बॉडीज कहा कि जी आप हॉस्पिटल से कब्रिस्तान में ले जाएं। अभी कोई इस तरह की कफन दफन भी हुआ था, वो गो के थोड़े दिनों के लिए था।
उस वक्त भी शिकायत आई थी कि जी जो किट्स हैं वो नहीं मिलती, तो अलामती तौर पे लाहौर में हमने PMLN के वर्कर होने के नाते को 5-6 हज़ार हमने किट्स जो है वो बांटी थी। उसके बाद हुकूमत को ख्याल आया चाइना से बेतहाशा सामान आ चुका है, वो किधर है, वो क्यों नहीं अभी डॉक्टरों के पास जा रहा, डॉक्टर जो है वो क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं। तो ये इतनी सीरियस वबा जितनी है बयानात की हद तक, बयानात की हद तक है, लेकिन जो है वो बहुत कुछ कह रही है, मगर हम गलियों मोहल्लों में हॉस्पिटल में इधर उधर फिरते हैं, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि उसकी बिल्कुल प्रैक्टिकली हमें नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इतना हाईलाइट कर रहे हैं और हुकूमत की नाहली को भी दिखा रहे हैं, तो ऑपोजिशन खुद भी जो है वो जलसे जुलूस कर रही है, फिर जलसे जुलूस से एहतियात करनी चाहिए। खैर, इस पर भी मैं आपका मौक़िफ़ जानूंगी नज़ीर चौहान साहब की जानिब से। नज़ीर साहब, आपने पूरी बात सुनी है, कर्नल साहब जो फरमा रहे थे कि सिर्फ बयानबाजी की हद तक आपने कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन उसके आगे इम्प्लीमेंट गलियों, बाजारों, स्कूलों, कॉलेजेस में नजर नहीं आता। सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलैका व सहबिका या खातमन नबिय्यीन। देखें, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि जब कोरोना शुरू हुआ तो आप देखें कि दुनिया ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की वबा भी आएगी और पूरी दुनिया हिल के रह गई। बिल्कुल। और उस वक़्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसके अंदर तो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ की जो मेडिसिन है वो अवेलेबल नहीं होती। तो उस वक़्त एक बहुत बड़े महाज के ऊपर लड़ना, और मैं ये समझता हूँ ये गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए बड़े दिल के साथ, और आपके चैनल को भी देना चाहिए कि हम सब ने मिलके, तमाम अदारों ने मिलके, चैनल्स ने, पुलिस ने, तमाम डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, आपके एंकर्स ने, सब ने मिलके एक मेहनत की कि लोगों को अवेयरनेस दी कि ये अब आ चुका है कोरोना, इससे बचना कैसे। तो अल्लाह का शुक्र है हम सब उस पहले फेज के अंदर से हम बड़े अच्छे तरीके से निकले। ये तो हम पहले भी निकल आए थे, पहले निकल आए। अब जो सेकंड वेव जो है, अभी देखें, जो हमें अभी जो आपको पता है सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो इन सर्दियों के मौसम में लामाला आपको पता है कि हर बंदे को फ्लू, खांसी, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो आ जाते हैं, रूटीन में आते हैं। क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि जब साल गुजरता है तो ये चीज़ें सर्दी और गर्मी में शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। अभी गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि प्लानिंग में करने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो एक टाइम होता है उसके लिए। ये नहीं होता कि आज हम बात करें और सुबह से एकदम से तेज़ी के साथ लोगों को और नफ़ा नुकसान देखे बगैर उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें। जैसे अभी ताजरों की बात देखते हैं, हमारे जिस तरह अभी बात की है कि अगर हम मार्केट की बात करें, इस तरह हमारे जो बाकी रेल अपना ट्रेडर्स हैं, जो हमारी बाकी इस मुल्क के साथ लेकर चल रही हैं, अपन मैशियत को लेकर चल रहे हैं, उन तमाम को सोच समझ के आहिस्ता आहिस्ता प्लान के मुताबिक, जिस तरह पहले हमने प्लान किया था, उन सब लोगों को तमाद में लिया था और उन तमाम लोगों की मशावरत के साथ हमने चीज़ों को बंद किया, SOPs के ऊपर अमल दरामद शुरू किया। इसी तरह से गवर्नमेंट दोबारा इनिशिएटिव लेने जा रही है और स्टार्ट करेगी बच्चों की तालीम से। और बच्चों की तालीम इंशाल्लाह, हम उससे पहले आज भी मीटिंग अजलास जारी था, कैबिनेट की मीटिंग में भी फैसला होने जा रहे थे कि हमें मजीद एक आध दिन और दे के बच्चों की छुट्टियों को साथ कैसे इकट्ठा करना है, मैनेज करना है, और प्लस बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को पहले सेव करके उसके बाद हम मार्केटों में आए। चौहान साहब, वैसे जो छोटे बच्चे हैं जो प्रेप, नर्सरी, मॉन्टेसरी, फर्स्ट, सेकंड क्लास, उनके कौन से बोर्ड्स के एग्जाम पे है और वो तो ज्यादा केयरलेस होते हैं। बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं, और यही वजह है कि आज उस पर तकरीबन को 2 घंटे पूरे, क्योंकि खाली हम पूरा पाकिस्तान का सोचना है, खाली तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, जिसमें सिंध भी है, बलोच, आप सब सारे सूबों को लेके सब यूनानिमसली एक फैसला करेंगे। उसमें ये नहीं होगा कि खाली पंजाब ये फैसला कर ले और दूसरे सूबे जो है उससे पीछे रह जाएं। तो ये पाकिस्तान का जो फैसला है वो एक तमाम सूबों से मिलकर ही किया जाता है। तो लिहाजा इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के फजल करम से मेरा ये बिलीव है कि 3-4 रोज की भी और बात है, तो आप देखें कि हम बहुत अच्छे तरीके से जो कोरोना के अभी जो दोबारा सी अपना दोबारा सिम्टम्स शुरू हुए हैं इंशाल्लाह, पहले भी तो काबू हमने पाया है, आप लोगों ने किया, आप लोगों ने सब ने मिलकर किया है, तमाम चीजों ने हम सब मिलके एक टीम बन गए थे उस वक्त। तो इंशाल्लाह फिर मिलके चलेंगे, दोबारा करेंगे। चौहान साहब, अब मैं अगर महंगाई की तरफ आती हूँ तो हमारे पास 2018 और 19 में महंगाई की शरह जो थी वो 6.8%, उसके बाद 2019 और 20 में बढ़कर ये 10.7% पर पहुंच चुकी है, और ये शरह हमारे हमसाया ममालिक से दुगनी है ये हमारे महंगाई की शरह। अब सर्दियां आई हैं, सर्दियों की वजह से बारिश होगी, मजीद ठंड बढ़ेगी और सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा होता जाएगा। इसकी क्या स्ट्रेटेजी है? काबीना में कुछ इस बारे में बात हुई? देखें, आपने बहुत अच्छी बात की है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और हर जगह पे, बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, महंगाई का जो इशू चल रहा है। तो अगर आप देखें तो जब ये बात कहते हैं
तो ये आखिर समरात कहाँ से शुरू हुए? जब हम ये बात करते हैं तो हर फिर हमें दोस्त कहते हैं जी आप पे भी वही बात हम ही पे डालते हैं, कहीं ना कहीं से शुरुआत ये हुई थी जी। देखें जब हमारे पास गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं थे, फंड ही नहीं थे, तो डॉलर आप देखिए कहाँ पे स्टैंड कर रहा था। और जब हम फंड मांगने शुरू किए, अब हम भागे हैं, 6 अरब डॉलर की पहली किस्त आपकी उतारनी थी जो हमने नहीं ली हुई थी, जो हमने गवर्नमेंट संभाली, तो वो गुनाह जो हमने कभी किए नहीं थे, वो जो कभी हमने लिए नहीं थे मुल्क को लॉस डेट, वो खत्म करने के लिए हमने फौरी तौर के ऊपर पूरे मुल्क पूरी दुनिया में इमरान खान साहब गए हैं और आपके सामने जाके लोगों से किस तरह से पैसे इकट्ठे करके 6 अरब डॉलर हमने पहली जो किस्त इंस्टॉलमेंट दी। उसके बाद होना क्या था? डेफिनेटली हमारे पास डॉलर्स तो नहीं थे। जब डॉलर की प्राइस बढ़ी है तो उस प्राइस का इम्पैक्ट तमाम चीजों पे पड़ा है, लेकिन इसके साथ एक डॉलर की प्राइस बढ़ी है, दूसरा एक माफिया भी इस मुल्क के अंदर स्टैंड करता है। इन दोनों चीजों को लेकर चलने के लिए थोड़ा वक्त दरकार था, जिसके ऊपर हमें अल्लाह के फजल से आप देखेंगी कि इस साल गंदम का रेट फिक्स हो गया है। हम बिल्कुल असम्बली के अंदर इंशाल्लाह ताला आप देख रही हैं कि 2000 पर टन के हिसाब से हम लेके जा रहे हैं। इस तरह चीनी का, इस तरह बाकी भी जो हमारे इस मुल्क की चीजें हैं, जो इस मुल्क की पैदावार है, उन चीजों को खास फोकस रखा जाएगा ताकि गरीब के जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की हांडी रोटी की चीजें हैं, देखें पीछे जो माजी में चीजें गुजरी हैं उसको हमने तस्लीम किया है कि महंगाई हुई है, महंगाई में जो चीजें गुजरी हैं आप उनको किस तरह से डिफेंड करेंगे? यही बात वो कह रहे हैं जी, कर्जे हमने नहीं लिए हुए थे, जो हमने बोझ उतारा है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरे भाई हैं बड़े प्यारे छोटे से, और अल्लाह ताला इनको और भी आगे हिम्मत दे, तौफीक दे, ये आगे बढ़ें पॉलिटिक्स में और आवाम की खिदमत करें। अब चौहान यार आपको ना ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए कि जी हमें पिछला मिला था। देखें मैंने अपने दौर में अयूब खान साहब की हुकूमत देखी, भुट्टो साहब की हुकूमत देखी, जनजिया की देखी, बेनज़ीर की देखी, नवाज शरीफ साहब की देखी, आज आपकी हम देख रहे हैं। कभी किसी हुकूमत ने ये रोना इतने दिन नहीं रोया कि जी 2.5 साल हो गए हैं और आज भी वही बातें कि जी हमने 6 अरब डॉलर दिए थे। होते हैं हुकूमतें जब शुरू में आती हैं 2-4 तकरीरें होती हैं और उसके बाद हुकूमतें जो हैं वो अपना काम चलाना शुरू कर देती हैं। 6 अरब डॉलर आज भी आपको याद हैं तो वो कहाँ से लिए थे? सऊदी अरेबिया से लिए थे, चाइना से लिए थे, अबू धाबी से लिए थे और आपने वो वापस कर दिए। अब ये जो लोन्स हैं ये चलते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि पिछले 30 साल का पीटीआई वाले दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि जी वो देखें इतने कर्जे, आप 30 साल 40 साल जो है उसमें देख लें एवरेज कर्जों की क्या थी और आज क्या है। जो खुद हुकूमती जो इदारे हैं वो खुद कहते हैं कि पिछले 10 साल में या 15 साल से 15 साल में उतने कर्जे नहीं लिए गए जितने इन 2-2.5 सालों में लिए गए। वो तो ये कहते हैं उतारने के लिए। नहीं, उतारने के लिए फिर प्लान करें ना। ये खुद ही कहते हैं। अच्छा, वो कर्जे उतरेंगे कैसे? कर्जे जो मैं आपको बताऊं, जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उससे जो इनकम होती है उससे कर्जे उतरते हैं। हमें ये कहते हैं कि जी ये खा गए, जैसे इन्होंने कहा जी पुराने हमने कर्जे उतारे। जो सैकड़ों मील मोटरवेज बनी हुई हैं, जो नए रनवेज बने हैं, जो रिंग रोड बनी, आप जरा शाम को जो बड़े बड़े इदारे जो टैक्स कलेक्शन करते हैं, एफडब्ल्यू और एनएलसी, उनसे पूछें कि डेली शाम को वो बक्से भर भर के नोटों के नहीं जाते हुकूमत के पास, वो कहां जा रहा है सारा पैसा? एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद का नया बना है, वो डेली पता नहीं कितने टैक्सेस उसके ऊपर कलेक्ट होते हैं, 2 साल तक उसकी अभी मेंटेनेंस फ्री है। वो पैसा सारा कहां जा रहा है? क्यों? मसला इन्होंने एक ही बात पकड़ लिया। अब हुकूमत को चाहिए कि ये अवाम को बताए कि हमें इतनी इनकम हो रही है और इतनी हम स्पेंड कर रहे हैं। हमेशा जब कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उस प्रोजेक्ट से वापस आती हैं। मसलन बीओटी की आप मिसाल ले लें, उसके साथ आप किसी ऑर्डर गवर्नमेंट जो पार्टनरशिप में जाती है या किसी प्राइवेट कंपनी को देती है, वो एक प्रोजेक्ट पूरा होता है तो वो 20 साल में या 10 साल में या 15 साल में जो भी एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर अपनी कीमत पूरी कर लेता है और बाद में गवर्नमेंट के पास चीजें जाती हैं। तो अब जो बने ही पब्लिक सेक्टर में प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी तो इनके पास कमाइयां हैं ना, तो उसको स्ट्रीमलाइन करें। लोन भी ले रहे हैं, इमदादें भी आ रही हैं। अब कोरोना में अब आपको पहले जैसे मैंने अर्ज किया है कि बेतहाशा सामान आया चाइना से, अभी तक उसका पता ही नहीं है। रेगुलेट तो इन्होंने करना है ना, कि बताएं पब्लिक को। रेगुलेट हो रहा है, नहीं, मेरी आप बात सुनिए। एक आम आदमी जो है ना, लेट्स से मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मेरे से लोग पूछते हैं, ये आए हैं चौहान साहब, ये अपना डेटा लेकर आए कि जी लाहौर में इतना सामान आया, इस हॉस्पिटल में चला गया। अब देखें अभी तक वो कन्वेंशन सेंटर लाहौर में
कितना शोर मचा के जी इतने बिस्तरे आ गए, इतनी पार्टीशन हुई और करोड़ों रुपया जो वो वेस्ट हो गया। अब देखिए ये खुद ही फरमा रहे हैं कि कोरोना की वेव आ रही है और हमें भी नजर आ रहा है, हम भी मुतफिकर हैं, बट अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया। हॉस्पिटल जो खास तौर पर सरकारी हैं वहां आप जाकर देखें, अभी आइसोलेशन वार्ड जो है वो इफेक्टिव नहीं हुई है। डेंगी भी है, अब डेंगी और कोरोना गुडमुड हो गए हैं। अब अवाम जो है वो उसको कुछ समझ नहीं लग रही। आप यकीन करें कि लोगों ने हॉस्पिटल्स में जाना छोड़ दिया है कि जी मुझे कोरोना हो गया है, मैं अपने आपकी घर में रखूं। बिल्कुल ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई भूल बुला के चला जाता है तो वो उसके सारा कुछ उतार के उसको नंगा करके वापस भेज देते हैं। अगर उसकी जिंदगी है तो वो वापस बेचारा इतना बेसरो सामानी में आता है कि उसके लिए आगे पता नहीं 2, 4, 6 महीने कैसे वो गुजारता है। बिल्कुल ठीक है। तो आई मीन कुछ समझ नहीं लग रही है। साहब आपकी बातों से जो मुझे पॉइंट्स नजर आया, एक तो ये कि आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की एग्जांपल दी है। ऑरेंज ट्रेन जो मंसूबा था ये आपके दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था, मुस्लिम लीग नून का ही प्रोजेक्ट था। ये कितना फायदा दे रहा है आवाम को? आपने बताया कि नोटों के अगर ब्रीफकेस भर के जाते हैं तो ये फेल प्रोजेक्ट है। नहीं, इट्स नॉट फेल प्रोजेक्ट। सारी दुनिया में ये आप मैं आपसे जवाब जो है ब्रेक के बाद मैं आपसे ब्रेक के बाद इसका जवाब प्रोजेक्ट। नो आई मीन कि आप इस पर सब्सिडी तो दे रहे हैं ना? नहीं, सारी दुनिया देती है, इन्होंने भी सोच समझ के दिया है, इन्होंने ये प्रोजेक्ट चलाया है। इसका जवाब मुझे सिर्फ बता दें कि ये वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे। और चौहान साहब आपकी तरफ आते हैं। जैसे कर्नल साहब ने कहा कि नोटों से भर भर के बैग कहाँ जाते हैं? देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये नोटों वाले जो बैग है ना, हमारी गवर्नमेंट में तो कहीं नहीं जाते, ये प्रीवियस गवर्नमेंट में जाते थे, जिसका आज तक इन्होंने हिसाब नहीं मतलब आपको टैक्स इकट्ठे नहीं हो रहे? देखें वही वाली बात आ गई। 2 चीजें हैं। टैक्स हमने गवर्नमेंट ने जितने लेने थे अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा टैक्स रिजल्ट हमें मिल रहा है, लेकिन जो बैगों वाली बात है वो हमारे पास नहीं है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजलो करम है कि इमरान खान की ज़ात के ऊपर कोई एक पैनी की भी इंशाल्लाह ताला करप्शन या कोई नोट की कोई चीज़ ऐसी नहीं निकाल सकता। और यही वजह है कि पूरी कौम आज इमरान खान के ऊपर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करती है इस बात पे कि हमारे इस मुल्क का लीडर जो है, हमारे इस मुल्क की जो जिस तरह से नाव इस समंदर के अंदर जो पंजाल के अंदर फंसी हुई थी उसको लेके जा रहा है किनारे की तरफ। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ अभी हमारी जो इंपोर्ट बेहतर होनी शुरू हुई है, हमने जो एक्सपोर्ट यहाँ से निकाल ली है वो बहुत बेहतर जा रही है, इंपोर्ट हमारी बहुत रुक गई है, मुल्क में माशियत दोबारा बेहतर तरफ चलना शुरू हो गई है। अब हमारी जो छोटी मिलें थी वो दोबारा उस पर हम देख रहे हैं कि उस पर टैक्स रिवाइज कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि हमारा जो आम ट्रेडर्स और छोटा तबका है वो खुशहाली की तरफ जा रहा है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसके समरात आम अवाम और आम लोगों तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इस मुल्क को डायरेक्शन की तरफ लेकर जाए नहीं गया। अच्छा। क्योंकि ये मुल्क एक को डायरेक्शन लेस था मुल्क, जिसका जो दिल करता था सुबह उठता था अपना कानून नाफिज करता था, सुबह वो काम शुरू हो जाता था। हर चीज को अदारों में बैठे हुए अदारों को मजबूत करना इस मुल्क का सबसे जरूरी काम, सबसे जरूरी के अदारे मजबूत हों और हर अदारा अपना अपना ये रिजल्ट दे और अपना अपना जवाब दे हो कि उस अदारे ने इस मुल्क के लिए क्या किया, कितना डिलीवर किया, कितना डिलीवर किया और कितना उस अदारे ने नुकसान किया। यहाँ पे तो किसी को पता ही कुछ नहीं है। यहाँ पे अदारे इस मुल्क के सारे तबाह हो चुके थे, कोई इस मुल्क के अंदर पुरसान हाल था और कुछ नहीं पता चल रहा था क्या करना है। अभी कर्नल साहब जो पहले बता रहे थे जी, हमने 6 अरब की बात जब कहते हैं डॉलर्स की, तो उसके साथ कई अरबों को जो चेक, जो एडवांस चेक इन्होंने लिख के दिए हुए थे वो भी हमारी गवर्नमेंट ने आगे दिए हैं। वो पुराने हमने वो कोई टैक्स नहीं, वो चेक नहीं इशू किए हुए थे। चले आपका मीडिया की अगर मैं बात करूं तो अरबों रुपए के टैक्स जो थे इश्तिहार वो चला के दे दिए गए थे और ये कहा गया था कि जब हम आएंगे बस जीत के आए और आके आपको पैसे दे रहे हैं। और इसी वजह से आपके तमाम मीडिया के लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा जी हमारे तो ऐड तो चले, गवर्नमेंट ने चलाए थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये बात कही जी हमने तो नहीं ऐड दिए थे, तो लिहाजा वो पैसे भी हमें देने पड़े। और कई दफा कई मीडिया के लोगों से हमारी ये इस बात पे नाराजगी भी हुई कि देखें जी आप हमारे अपने पैसे नहीं रिलीज कर रहे। तो यही वजह है कि हमने इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान ने ये वादा किया अपनी कौम से कि मैंने अपनी कौम का पाई पाई सेव करना है, कोई एक पैसा भी कहीं अपनी तशहीर पे वैसे पाई पाई इतना सेव हो गया है कि इस टाइम के अवाम की चीखें निकल गई है महंगाई से। और इस बात को आप एडमिट करें, जिस लीडर की आप बात कर रहे हैं, नो डाउट इमरान खान उन पे कोई इल्जाम नहीं है कोई करप्शन का, या जो भी केसेस थे उससे भी वो बरी हो रहे हैं, लेकिन महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देखिए फिजा, मैंने आपको पहले बात कही है, इसमें कोई शक नहीं था कि पिछले 1.5 साल में हमसे हमारे ही कुछ लोगों ने खान साहब को गलत गाइड किया, गलत मिसकोट किए वर्ड्स कि जी हमारे पास इतनी गंदम पड़ी है। आपकी जमात वालों ने? मेरी जमात में नहीं, मैं समझता हूँ वो माफिया थे जिन्होंने खान साहब जिन पर ट्रस्ट किया।
जमात वालों का काम ये नहीं था, ये कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें बैठे जो भी ब्लैक शीप हैं, जिनका ऐसा सा पता चल रहा है ये लोग किधर के लिए काम कर रहे हैं। तो लिहाजा इस बहस पे नहीं जाते, लेकिन इस दफा जो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है वो ये कि ये खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि स्पेशली आप यकीन करके जाने 24-24 घंटे वो काम करके ये देखते हैं कि किस तरह से गरीबों को रिलीफ देना है, किस तरह गन्नों को प्रॉपर तरीके से लेकर आना है और हमारे किसान भी खुशहाल हो। ये नहीं कि दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो, किसान भी खुशहाल हो, गरीबों को उसका फायदा भी पहुंचे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे हमारे। चौहान साहब ने ये कहा कि जी हम नोट भर भर के ये ले जाते थे। मेरी बात सुने आप, प्रोजेक्ट तो आपके दौर में कंप्लीट हो रहे हैं। मुल्तान से सखर तक जो रिंग मोटरवे बनी है, सियालकोट वाली बनी है, मानसरे वाली बनी है, इन्होंने तो इतना भी इनकी मसलन इनमें हिम्मत नहीं आई कि उसका एक प्रॉपर इफ्तिताह कर दें। कहां से अनाउंसमेंट हुई? चाइनीज एम्बेसी से। चाइनीज मेरी अब नोट और वो थैले का है ना, वो यहाँ से जो ये टोल टैक्स लेते हैं ना, वो ये है। प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट इनके टाइम में हुआ, तो अभी भी इनके जो जहन में बात बैठी हुई ना कि जी वो कर गए, वो भाई प्रोजेक्ट है आपके दौर में पूरे हो रहे हैं। रोज आप लाखों करोड़ों रुपया जो है वो ले रहे हैं। आप इमेजिन करें ना, 2-2, 3-3 करोड़ रुपया जो डेली टोल टैक्स आ रहा है वो किधर जा रहा है? वो थैले इनके पास आ रहे हैं। मैं इनकी तस्दीक कर दूं, हमारे नहीं, इनके दिमाग में वो घुसा हुआ है पुराना कि जी वो अच्छा 73 साल में जी कुछ भी नहीं हुआ। वो भाई लियाकत अली खान साहब आए, उसके बाद 4-5 और चीफ मिनिस्टर गवर्नर जनरल आए, फिर अयूब खान साहब आ गए, फिर आई मीन फिर सिविलियन गवर्नमेंट। मैंने बात बड़े गौर से सुनी थी, आराम से। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी हमने ही सारा कुछ ठीक किया। ओ भाई रोटी तो कदी दी सी इतनी तंग हुई है, आवाम 330 रुपए मुर्गी और लोगों को आप घरों से निकाल रहे हैं। अभी उन्होंने कहा लोगों को आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप लोग फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, लोग फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं। अभी चौहान साहब ने कहा जी मीडिया का क्या हाल कर दिया है। चलो जी हम छोड़ गए थे पैसे, चैनल बंद, यहां से स्टाफ कम, तनख्वाहें कम और सारा दिन गवर्नमेंट में अपने इश्तिहार चलाना और अपनी तशहीर करना, आज की लोगों के पैसों पे इलेक्शन लड़ना। और मरियम नवाज पैसे बांट दी थी, नवाज शरीफ कहता था इतने अरबों रुपए आपने कुर्बान किए, 16,000 अरब आपने कुर्बान किए। जैसे वो पैसे बांटते जैसे मुगल आजम आ गए, कमर्शियल गरीबों को पैसा ऐसे बांटा जाता था जैसे मुगल आजम पैसे बांटता था। मुगल आजम छोड़ दो, तुम 2.5 साल के मुगल आजम बने हो, क्यों नहीं कम करते? देखे ना जी, हमारे मैं ये कहता हूँ मुल्क को बने 73 साल हो गए हैं। दुबई आपसे आगे है, 3 साल गंदम, मलेशिया आपसे आगे है, छोड़कर गए, बांग्लादेश आपसे आगे है। शब्बर सदीकी ने क्या क्या छोटे मुल्क आगे निकल गए हैं और इस मुल्क को तबाही की तरफ ले गए। असेंबलियों में माफिया बैठे हुए हैं, वो हुकूमत क्या जो माफिया कंट्रोल न कर सके? माफिया आपने बनाई थी कहने साहब, अगर आप माफिया को पकड़ते तो आज माफिया मजबूत ना होती। आज माफिया एक असला साम बन चुके हैं। आप देखें ना, अगर हुकूमत चला, देखिए मेरी बात सुने, माफिया पैदा आपने किए, पुलिस नगरी राज आपने बनाया, आपने असेंबलियों में आपने सिर्फ वो पति लोग बैठे हुए हैं, आपने सिर्फ अपने इलेक्शन को लड़ने के लिए काम मुझे ये बताया जाए ऐसी बात आप करके आपने क्या डिलीवर किया? सवाए सिर्फ पैसा बनाने के, सड़कें बनाने के। इस मुल्क का कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, इतना पानी खड़ा होता है मुल्क के अंदर, तबाही का ध्यान है, मुल्क को लाए खड़ा कर दिया। और आज आप बात कह रहे हैं कि जी हमने पता नहीं क्या कुछ छोड़ दिया, दूध की नहरें बना दी थी आपने मेरे हल्के के अंदर। लियाकत अली खान सर मैं वही कह रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ पाकिस्तान आपने पूरा लाहौर को पेरिस बनाने का वादा किया था, अभी तक सीवरेज नहीं पड़ सका 35 सालों में। लाहौर से तुसी की कर देता, सड़कें बनाने के और नीचे कुछ सिस्टम ही नहीं है। करोड़ रुपए का ठेका करके आया था लारी अड्डे का, आज 32 करोड़ भी ये नहीं कमा सके। क्यों नहीं कमाए? यही वो ठेके हैं जिन्होंने आपको तबाह किया है। हमने ठेकों में नहीं जाना, ना हम ठेकों से कमाते हैं, में डाले हैं, हमने कोशिश की है में जाकर रिकॉर्ड देखे और आज के बाद हमारे में ठेके नहीं होते। हमने वो चीज की जो अदारे बेहतर करेंगे फैसला वो करें। झूठी हुकूमत, ये कैसे हो सकता है कि हमने हमारे लोकल गवर्नमेंट्स को बर्बाद करके आज वही जो अदारे काम करें, अदारों को काम करने दें। आपने दारों को काम करने नहीं दिया, आपने ठेके खुद लिए, आपने खुद कंपनियां बनाई, आपने 32-35 कंपनियां खुद बना के अरबों रुपया इकट्ठा किया। हम ये नहीं कर रहे, हमारा कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर ये काम नहीं करता। अखबारों में आया, सर आप ही करते हैं। आपने टर्की के कंपनियों के हाथ जोड़ के उनसे एक्सटेंशन ली, अभी उन्होंने कहा जी अभी हम एक्सटेंशन, इसीलिए एक्सटेंशन ली क्योंकि वो सारे लाहौर का दालों में उठाते रहे करते हैं। कहना सब कैसी बातें कर रहे हैं? लाहौर गरीब मुल्क है, पाकिस्तान का गरीब मुल्क है तो इसको अमीर बनाओ ना भाई। कूड़ा को दालों में उठाते रहे,
रुपये को छोड़ के एजेंट लगे फिर कहने कि मैं बुजदार दा चाचे दा पुत्र दा पैसे कटो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ करा देने सर डॉलर में कूड़ा नहीं जब यहाँ तक आप लोकल चले गए हैं इस अभी लग जाएगा ना पता ना चलो पीएचए तो ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲੀ ਕਿੱਥੇ गए ਨੇ पानी क्यों नहीं देते पैसे को नहीं छोड़ा आपने जो पैसा सब लूट के खा गए हुए ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ जो बोर्ड जो हर चीज पीएचए को तबाह करके रखा हुआ जितना दोबारा पीएचए को खड़ा कर रहे हैं दोबारा पीएचए को खड़ा कर रहे हैं दोबारा भाषा को ठीक किया है अल्हम्दुलिल्लाह एलडीए को ठीक कर रहे हैं पैदा कर रहे हैं आप देखिएगा पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं बगैर करप्शन के बगैर सिस्टम नया बना ला रहे हैं 330 रुपये मुर्गी कर देती है 500 रुपये चौहान साहब क्या कह चौहान साहब क्या कुछ किया है कर्नल साहब ने इल्जामात की वो छाट कर दी है देखिए मेरी बात सुने डिफेंड मत कीजिएगा लगाना बहुत आसान है देखिए मेरी बात सुने सारे इल्जामात लगाना बहुत आसान है मुझे फिजा सिर्फ ये बता दें फिजा पिछले 35 साल से मुझे सिर्फ ये बताएं कि पिछले 35 साल में ये बताएं हम लोग अपने चले एक मेरी बात सुने हम अपने घरों में आज से 10 साल पहले चले अपने घरों में पानी अपने घरों से पानी अपने घरों में पानी सादा पीते थे आप ये बताएं जब इनकी हुकूमत है गंदा पानी पीते रहे हमारे बच्चे हमारी माएं बहनें बेटियां इन्होंने हमें उस सिस्टम में लेके जो गंदा पानी क्यों सीवरेज नीचे हम लगा रहे हैं हम सीवरेज सिस्टम चेंज कर रहे हैं असल चीज है सीवरेज की इस मुल्क में जब तक सीवरेज नहीं होगा साफ पानी नहीं पी सकेंगे डाल रहे हैं मैं अपने हल्के में लगा रहा हूँ स्टार्ट किया पूरा पंजाब में शुरू किया 35 करोड़ का सीवरेज मेरे हल्के में डर रहा है आई मैं जहाँ पर 35 साल से कभी सीवरेज नहीं डला हेपेटाइटिस बी सी डी की हमारी माएं बहनें बेटियां बीमार हो चुकी हैं और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं सड़कें बनाते रहे सारी जिंदगी चौहान साहब ठीक है आपका पॉइंट कर्नल साहब आप दोनों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है उसके बाद चौहान साहब आपसे पूछेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या काम किया स्टे विद अस वेलकम बैक नाजरीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे और कर्नल साहब वक्त बहुत थोड़ा है मैं चाहूंगी कि जो ब्रेक पर जाने से पहले डिबेट हो रही थी मुख्तसर करके बताइएगा ताकि मैं फिर चौहान साहब से कमेंट भी लास्ट उनका ले सकूं क्या कहेंगे आप जी मैं तो सबसे पहले एक आम आदमी की बात करूंगा चौहान साहब की पार्टी इस वक्त हुकूमत में है मैं बिल्कुल इनके खिलाफ नहीं बात करता मगर मुझे ये सिर्फ इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गरीब आवाम की जो गंदम है ना उसकी कीमत वहीं ले आओ जब हम इनको देकर गए थे मुर्गी उसी कीमत पे ले आओ चावल उसी कीमत पे ले आएं घी उसी कीमत पे ले आएं चलें मैं ये जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनका नहीं बोलता और वो महंगी क्यों है वो इसलिए महंगी हैं कि उनको खाद महंगी मिलती है उनको बिजली महंगी मिलती है उनको पानी महंगा मिलता है और चोरी चिकारी बढ़ गई हुई है तो इसलिए ये इन चीज़ों पे जो हमारी बेसिक क्रॉप्स हैं उस पे जाएं कपास की तरफ देखें टिड्डी दिल पहले भी आती थी इस दफा एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा कर दी मैं खुद थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड और ये चीजों को ख्याल करें मैं बिल्कुल इनको ये एक भाई होने के नाते मशवरा दे रहा हूं अवाम को पहले खुशहाली दें जब अवाम खुशहाली होगी ना तो ठीक और दूसरा इंडस्ट्रीज की तरफ तवज्जो दें आज सारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना आप शुरू हो जाएं इधर से सिंहपुरे से लेके द्रोगे वाले तक और उसके बाद रावी के पुल से साथ साथ आप चलते जाएं चुंग तक और उसके बाद ये चुंगी अमर सिद्धू में जो छोटे छोटे क्राफ्ट्समैन बैठे हुए हैं वो वेले बैठे हुए हैं इसलिए कि वो कहते हैं जी आगे बड़ी इंडस्ट्रियों में प्रोडक्शन नहीं है प्रोडक्शन कम हो रही है बिल्कुल मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ ये इनके पास हुकूमत है शबर जैदी साहब ने कहा कि असेंबलियों में अरबपति लोग बैठे हैं वो हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं ये हुकूमत में है ये अल्लाह को हाजिर नाजर जान के उनको डंडा दे दें और उनसे चीजें निकलवाएं और आगे रहने समझता हूँ जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन था वो सिर्फ गरीब आदमी ही के लिए वो आए थे और उनकी सोच भी यही थी कि हमने छोटे गरीब आदमी को उठाना है और गरीब आदमी के लिए काम करना है अगर इनकी मैं बात करूं इनकी हुकूमत में आपको याद होगा उन्होंने सस्ती रोटी प्लान शुरू किया जिसमें अरबों रुपए का गबन हुआ था लेकिन इंशाल्लाह ताला हमसे गलती हो सकती है गबन नहीं हो सकता तो इंशाल्लाह ताला आपके प्रोग्राम में वादा करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला गंदम चीनी और रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें
इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके हम जरूर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमारी अवाम इन्हीं के लिए तो हम आए हैं और हम ये चाहते हैं कि इनको सस्ती रोटी मिले, सस्ता घर का राशन मिले और अपनी जिंदगी कम से कम रोटी तो खा सकें। दुआ ये है कि इस प्यारे पाकिस्तान को हमने सबने मिलकर तरक्की की राह की जानिब गामजन करना है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।